हेलो एवरीवन, मैं संजय मान अचीवर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में और इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है वेरियस एग्ज़ाम्स के अंदर, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर DSSB, KVS, NVS, यूपीटेट और एचटेट, नेट JRF जैसे एग्ज़ाम्स में हम देखें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए। बात वहीं आ जाती है कि वो डीप नॉलेज हम किस वे से लेते हैं। देखिए, सुजेशंस की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है और जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आप दीवार को धक्का लगाते रहोगे और आप सोचोगे कि वह दीवार जो है वो 1-2 इंच इधर उधर शिफ्ट कर गई है, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही जब तक आप स्टडी में ये नहीं समझ पाओगे कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, तो तब तक आप इन एग्ज़ाम्स में अपने अपने एक हिसाब से जो बोलें, जो आपका एक लेवल है वो नीचा रह जाता है एक सक्सेस वाले लेवल से। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने हैं और आप चाहते हो कि कम टाइम में बिना टाइम वेस्ट करे आपको जो है सक्सेस मिले, तो उसके लिए आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा, सिलेबस को बड़ा डीप रिव्यू करना होगा और तब जाके आप इन एग्ज़ाम्स के अंदर अपने आप को एक अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके क्रैक करने में एबल हो सकते हो। आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि कौन सा सिलेबस है और माइक्रो और मैक्रो में कौन से वो टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे काफ़ी फोकस करना होगा। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल मार्शल की एक जो अप्रोच है, और ऑर्डिनल जो अप्रोच है वो हिक्स की है, RJD एलन की है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की, जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो रूल है वो भी पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही थ्योरी ऑफ डिमांड है जहाँ पे आपको फोकस करना है। थ्योरी ऑफ डिमांड में आप इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है, डिमांड किस तरीके से डिराइव की जाती है और डिमांड पे किन ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट रहता है, कब शिफ्ट होती है, कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, क्या मोमेंट रहता है डिमांड कर्व पे। इन सब को अच्छे से स्टडी करना होगा, डीप में स्टडी करना होगा और इस ढंग से, इस मेथड से आपको पढ़ना होगा। इतने ब्यूटीफुल मेथड से आपको पढ़ना होगा कि अगर क्वेश्चंस डीप में आते हैं, देखिए मैंने पहले बोला है कि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है और डायनामिक होने के नाते यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बोलो डीप से क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी नहीं रहते हैं। और मैक्सिमम बुक्स इतनी इतनी मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूँगा, फिर भी अगर आप, जब हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे हैं तो मैं बुक्स के बारे में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा माय डियर, कि वो आपको भटकाती हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बुक जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एम तक नहीं पहुँच पाते। तो ओरिजिनल बुक्स पढ़िए, कोत्साइनी पढ़िए माइक्रो में, और सेल्वाटोर आप पढ़ सकते हैं, डी सेल्वाटोर। इसी प्रकार से थ्योरी ऑफ कोस्ट मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, यानी कोस्ट थ्योरी में भी आपकी दो अप्रोचेज हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे आप आइसोकेंट कर्व के बारे में पढ़ते हो, कब आइसोकेंट की जो शेप है वो अपवर्ड होती है, कब डाउनवर्ड होती है, कब फ्लैट होती है, कब वर्टिकल होती है, कब हॉरिजॉन्टल होती है, ये सब आपको डीप में पढ़ना होगा। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आपको पढ़नी होगी। गेम थ्योरी,
मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ोगे, मोनोपोली आप पढ़ोगे, और डिओपोली, जिसको ओलिगोपोली का एक पार्ट बोला जाता है। यहाँ भी आप, क्योंकि पीजीटी इकोनॉमिक्स वही बोला जाता है जिसने अपनी मास्टर कंप्लीट की हो, और मास्टर में हमने सबने ये पढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं वो जो है ब्लर हो जाता है। तो ये भी एक सच्चाई है। इसी प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, इसमें भी बहुत सारी थ्योरी आ जाती हैं, जैसे क्लासिकल केंजियन इन्वेस्टमेंट थ्योरी, और आपकी सेविंग फंक्शन, कंजप्शन थ्योरी, जैसे कि ड्यूजनबरी की है। और इसी प्रकार से एक थ्योरी केन्ज की है, केन्ज का साइकोलॉजिकल लॉ है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी होगी, और यहाँ से आपको अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। मॉनेटरी थ्योरी, इसमें डिमांड फॉर मनी आ जाता है, सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी। और ये आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं, ये सब मॉनेटरी थ्योरी का पार्ट हैं। और ये M1 M2 M3 M4 ये सब जो है आप मॉनेटरी थ्योरी में पढ़ोगे, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पता है काफ़ी डीप में आते हैं, और इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल्स, ये इन्फ्लेशन में आपसे पूछा जाता है कि अगर इतना इन्फ्लेशन किसी मार्केट के अंदर देखने को मिला, या किसी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इतने % इन्फ्लेशन है, तो इस टाइप का इन्फ्लेशन है, वो किसको अफेक्ट करेगा, पुअर को करेगा, रिच को करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और तो आप इनका लेवल देखिए कितना डीप होता है। फिस्कल पॉलिसी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। आईएसएलएम मॉडल आपको प्रिपेयर करना होगा हर एक एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो नेट जेआरएफ है, चाहे वो डीएसएसबी का है, चाहे वो केवीएस का है। आईएसएलएम मॉडल जो है फोकस रहता है सभी के लिए, तो आप भी इसको फोकस करके चलें। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता है कि जैसे कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के लिए इम्पोज करता है, वो तैयार करता है। तो उसमें ये आती हैं आपकी बैंक रेट, आरबीआई के द्वारा जो लाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको अच्छे से आपको लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो क्लासिकल केंजियन और मॉडर्न व्यूज भी आपको देखने हैं। क्लासिकल्स क्या कहते हैं, क्लासिकल्स की अजप्शंस क्या हैं, केंजियन जो हैं। देखिए एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंज है और जो केंजियन है, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। केंज वो खुद अपने केंज के कंसेप्ट की बात करता है, जो केंज के द्वारा थ्योरी दी गई। केंजियन जो उसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, और ये कंजप्शन फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि केंज और केंजियंस में क्या डिफरेंट है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो केंजियंस के द्वारा थोड़ा उनमें इम्प्रूवमेंट की गई। ऐसे ही जो मोनेटरी व्यूज हैं, या जो मोनेटरिस्ट थे, जो मुद्रावादी थे, जो मॉडर्न व्यूज आए, वो क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस के अंदर पढ़ने वाले हैं। द लिक्विडिटी थ्योरी जो है, लिक्विडिटी ट्रैप जो है, वो केन्ज ने उसको बताया था, वो भी एक अहम हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में। अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशंस आपको पढ़नी होंगी। अडेप्टिव क्या कहती है, क्या रैशनल कहती है, और न्यू क्लासिकल्स, न्यू केंजियंस, इनके क्या व्यू थे, और इन्होंने कौन सी बातें अलग की। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात किसने की, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स की बात किसने की, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। फोन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी, और इसमें भी आपको लेटेस्ट जो हैं, वो लेटेस्ट डाटा जो होता है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, उसका अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट है वो इतना इजी नहीं होता जब तक आप उसकी प्रिपरेशंस नहीं करते, लेकिन जब आप उसको प्रिपेयर कर लेते हो
तो उसके बाद मैं नहीं समझता उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर हो। एक ह्यूमन माइंड जो है उससे ऊपर क्या हो सकता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जो थ्योरी हैं उनको एक अलग से लेफ्ट हैंड साइड रखा है। इसमें क्लासिकल कंपैरेटिव ट्रेड थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और आपको पता है रिकार्डो ने इसको दिया था। इसमें उन्होंने एक फैक्टर के बारे में जिक्र किया था, वन फैक्टर थ्योरी है, टू गुड्स पे है, टू कंट्रीज पे है, और इसी प्रकार से एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। ये काफ़ी मेन है, यहाँ फोकस करोगे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम है, इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम है, रेसिप्रोकल डिमांड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है, हैबलर ने दी थी, एक्सर होलिन थ्योरी है, और लियोनटिफ जो पैराडॉक्स है, लियोनटिफ ने जो एक्सर होलिन थ्योरी पे जो अपने व्यूज रखे थे उसको लियोनटिफ पैराडॉक्स बोला था, क्योंकि एक्सर होलिन ने, आप सभी को पता, ये कहा था कि जो एक कंट्री है वो जिस भी फैक्टर में अबंडेंट है वो उसी, अबंडेंट मीन्स जिस फैक्टर, जो फैक्टर उस देश में सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल किसी देश में अगर लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगा, यानी लेबर से बनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करेगा। अगर किसी देश में कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल से बनी गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये हेक्सर होलिन थ्योरी है। लेकिन लियोनटिफ ने इसके अपोजिट बोला था कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों के अंदर, विशेषकर अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में ऐसा भी होता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, यानी वहाँ फैक्टर फैक्टर अबंडेंट की अगर बात करें तो वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, वहाँ कैपिटल ज़्यादा है, और फिर भी वो लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसा क्यों है? इसी को बोला जाता है कि लियोनटिफ पैराडॉक्स। जब मैं आपको कराऊंगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको करवाऊंगा। ये भी थ्योरी जो है मैक्सिमम मैं बोलूँ आपको आउटपुट दे सकती है, और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और इकोनॉमिक्स से जुड़े जो एग्जाम हैं उनके लिए तो ये एक फंडामेंटल थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड में, मॉडर्न थ्योरी भी इसको बोला जाता है, और फैक्टर प्रोपोर्शंस प्रिंसिपल भी यही है। अगर यहाँ मैं राइट हैंड साइड बात करूँ तो यहाँ कुछ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रहे हैं। गैट है, डब्ल्यूटीओ है, एनआईईओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अकटार्ड है। इनसे भी आप जो है आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। विशेषकर आपको आईएमएफ और गैट पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने फिर बोला आपको कि गैट और आईएमएफ पे आप फोकस करके चलो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डब्ल्यूटीओ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई, और ये कौन कौन से फंक्शंस करता है, डब्ल्यूटीओ के जो मतलब मेंबर्स कंट्री हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। यानी मैं आपको बोलता हूँ कि गैट, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, यहाँ से इन पे फोकस करके चलें। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बोला कि मैक्रो में भी है, तो यहाँ भी इस पे फोकस करके चलें। तो जब मैं इसका पूरा का पूरा ये कोर्स लेके आऊँगा आपके सामने, तो हर चीज़ को आपको इस तरीके से ओपन करके बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का आपका वे बदल जाएगा, इकोनॉमिक्स समझने का वे बदल जाएगा। और इकोनॉमिक्स वाकई किस तरीके से हेल्थ साइंस के बाद एक हेल्थ साइंस के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ब्यूटीफुल है, और इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिस्ट की क्या वैल्यू है, और मैं शायद आप अनजान नहीं हो कि मैं इसको आपको ओपन करके बताऊं। इसी प्रकार से फिर आगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे। इसमें जैसे कि ये सार्क है, और जो अलग अलग जैसे कस्टम यूनियंस की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं, ये भी टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। थोड़ा डीप में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जब मैं आपको इनको भी आपको अच्छे से ओपन करके बताने वाला हूँ क्या कुछ है। और इन चीज़ों में जब आप आते हो, जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर एंट्री लेते हो, इकोनॉमिक्स से पीजीटी करते हो,
इकोनॉमिक्स से आप पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हो और सोचते हो कि एक अच्छा टीचर इकोनॉमिक्स का बने, तो उसके लिए ये सब ज़रूरी होता है कि आपको डीप नॉलेज हो, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे आंसर कर पाओ, उनके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, उनके डाउट को आप एक इस लिहाज से सोल्व कर पाओ कि वो हैप्पी हो। तो ये सब कुछ तब होगा जब आप इन सब को इतने डीप से पढ़ोगे, बर्डन लेके ना पढ़ोगे, क्योंकि बर्डन जो है वो आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स आपको नज़र आ रही है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको मार्केट फेलियर पढ़ना है, किन कारणों से मार्केट फेलियर होता है। जैसे कि उसमें एक मोनोपोली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है मार्केट फेलियर के लिए। पब्लिक गुड जो है वो मार्केट फेलियर के लिए रीजन है। इन्वायरमेंटल गुड मार्केट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब आपको पढ़ना है कि मार्केट फेलियर होता क्या है, किन कंडीशंस किन सिचुएशंस में होता है, और कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो इसके लिए मतलब परफेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, पूर्ण तरह से जिम्मेवार हैं, पूर्ण तरीके से जिम्मेवार हैं। फिर उसके बाद हम पब्लिक गुड्स पढ़ेंगे, प्राइवेट गुड्स पढ़ेंगे क्या होती हैं, और पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। टैक्स शिफ्टिंग थ्योरी में काफ़ी थ्योरीज आती हैं, वो सब हम लेके आएंगे ताकि आप जो है नेट जेआरएफ के लिए भी अपनी प्रिपरेशंस कर। अगर आप इस सिलेबस पे फोकस करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो न केवल आपका स्टेट यूपी टेट, बल्कि आप जेआरएफ करने में भी एबल हो। अगर आप इतना जितना मैंने आपको बताया है ये सब थ्योरीज अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको जेआरएफ करने से भी कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ माई प्रोमिस। पब्लिक डेब्ट की थ्योरीज हैं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। पब्लिक डेब्ट आप सभी को पता होगा क्या होता है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट के लिए क्यों बोरो करती है, क्यों जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि पब्लिक डेब्ट इंक्रीज होता चला जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और मैं बहुत ही एक शानदार ढंग से, एक आकर्षक ढंग से आपके सामने इसको पेश करूंगा माय डियर, और आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। आप ये देखोगे कि देखिए इस अर्थ पे कितना कितना ब्यूटीफुल ये सब्जेक्ट है, कितना आकर्षित ये करने वाला सब्जेक्ट है, और किस ढंग का सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। इसीलिए हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम खुद उस थ्योरी को पढ़ के आए होते हैं, तो हम खुद भी उसको फॉलो करते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज में हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, और उसमें जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। अब इंडियन इकोनॉमी में भी आपको केवल इन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। देखिए ये डाटा बेस रहती है, यहाँ से आउटपुट लेना बहुत ही मेहनत का काम होता है, और आपको 5 इयर्स प्लान में इस तरीके से करवाने वाला हूँ कि एस्टेट के अंदर तो आप गारंटी से ये कह सकते हो कि सर देखिए 5 इयर्स प्लान आपने ऐसे कराए थे और इनमें से कोई ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखे हैं। फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि वैसे भी भारत की एग्रीकल्चर के बारे में कौन नहीं जानता, बट किस तरीके से जानना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एमएसएमई के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन सब को हम देखेंगे और उनमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनमें से कौन सा ज़्यादा आउटपुट इकोनॉमी के लिए देता है और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर एक इकोनॉमिक वे से बात करें तो दोनों ही बेनिफिशियल हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक उनका रिव्यू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और आपको बताऊंगा कि देखिए कौन सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं इसी में, कि एनर्जी का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। ये इसमें सोलर एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी आ जाएगी, ये सब कुछ। रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक वहाँ भी मैंने मैक्रो में बताया था,
और इंटरनेशनल ट्रेड में भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है यहाँ पे कुछ अलग अंदाज में आप इस टॉपिक को पढ़ने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम इंडियन वे से उस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। और हम स्पेशल इंडिया को आगे रखकर उनके रोल, जो डब्ल्यूटीओ का काम है, वर्ल्ड बैंक का काम है, उसको स्टडी करेंगे। अगर अब जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम केवल कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करेंगे। अगर हमारा जो एम है वो एचटेट है, अगर हमारा एम नेट जेआरएफ है, तो फिर हमें ये भी पोर्शन जो है काफ़ी डीप में पढ़ना होगा। और यहाँ से कोई क्वेश्चन सोल्व करने नहीं है, हमने केवल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर हैं, उनका हमें पता होना चाहिए, इंडेक्स नंबर क्या होता है। टाइम सीरीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये नेट जेआरएफ के वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट कहे जाते हैं, बट अगर आप एचटेट के उसमें एचटेट को ध्यान में रखकर बात करो, तो फिर आप के लिए, अगर आपको स्टैटिक इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो फिर थोड़ा काम चल जाएगा आपका। बट डेमोग्राफी आपको, जैसे इसमें पॉपुलेशन थ्योरी है, ये आपको अच्छे से चेक करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जो पॉपुलेशन थ्योरी है वो इसमें आपको पढ़नी है। इससे ज़्यादा कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। इसमें आप बर्थ रेट, डेथ रेट और किस तरीके से पॉपुलेशंस के अंदर चेंजेस आते हैं वो सब पढ़ने वाले हो। मनी एंड बैंकिंग में मैं आपको मैक्रो के अंदर बता चुका हूँ, मॉनेटरी थ्योरी इसको कवर करेगी। लेकिन यहाँ भी इसमें जो टॉपिक हैं मैक्रो में जो कवर किए गए हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो मनी एंड बैंकिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू दिया है, अच्छे से उसको बताया है ओपन करके। और अब हम एक जल्द ही पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बैच रेडी करने वाले हैं, बैच चलाने वाले हैं। अचीवर्स एकेडमी इसके लिए तत्पर है, और मैडम कितनी मेहनत करती है ये आप देखते हो, यूट्यूब पे उनकी वीडियो रेगुलर आती हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो वो होती हैं। और आज जो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में स्पेशल जो सिलेबस के बारे में जाना है, अगर आपको वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कम से कम अपनी तरफ से इतना मोटिवेट करें कि देखिए, आपके नॉलेज में अगर वृद्धि होती है ना, अगर आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, तो वो टीचर के मोटिवेशन पर डिपेंड होता है कि एक स्टूडेंट्स उसको जो अपना आउटपुट देते हैं वो किस तरीके का देते हैं। देखिए, डीमेरिट और मेरिट जो है वीडियो में होती है, वो भी कि एक वीडियो में क्या मेरिट है क्या डीमेरिट्स हैं। गलतियां सभी से होती हैं, जुबान है, चलती है, फिसल भी जाती है, कई तरीके से वर्ड कुछ और बोला जाता है, तो उसके लिए सबको एक ह्यूमन एरर मान के उस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो आज मैंने बातें बोली हैं वो उनके करियर में ग्रोथ लेके आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एम जो हैं वो पूरे हों। थैंक यू, धन्यवाद।